नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ इंडिया है। इन दोनों में से जिसको भी निषाद समाज का वोट चाहिए, उन्हें पहले निषाद आरक्षण को स्वीकार करना होगा। ये बातें कही हैं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी। देखिए, मुकेश सहनी को लेकर अब भी सस्पेंस बरकरार है और सब यही जानना चाहते हैं कि आखिर मुकेश सहनी किसके हक में फैसला करेंगे। देखिए, कहा जा रहा था कि 24 घंटे के अंदर मुकेश सहनी बड़ा ऐलान कर सकते हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपको भी जी। क्या लगता है, आज ऐलान हो जाएगा? 24 घंटे हो गए क्या? बस आज पूरे होने वाले हैं, तो अभी थोड़ा और इंतजार कीजिए। अच्छा। मुकेश सहनी राजनीतिक चौराहे पर खड़े हैं। उनकी दिशा क्या होगी? शर्त तो उन्होंने आपने बता दी कि वो चाहते हैं कि निषाद समाज को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, उसे आरक्षण का लाभ मिले, बिहार में भी मिले। अपने यही मुद्दा है उनका। यूपी में भी गए थे चुनाव लड़ने, झारखंड में भी कर रहे हैं। लेकिन कौन सी पार्टी अभी चुनाव के पहले कोई इस तरह का पॉलिटिकल एश्योरेंस भी कोई दे सकता है क्या? ये अस्थायी रूप से ये डिमांड है। निषाद समाज की जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक की स्थिति है, उसको अनुसूचित जाति श्रेणी में किसी जात को शामिल किया जाता है, उसका एक मानदंड बना हुआ है। संविधान में नियम कानून बने हुए हैं जी। पार्टी को डिमांड करना उसकी छूट है। पूरे देश भर में कई ऐसी जातियां हैं जो आरक्षण की मांग कर रही हैं। और उसमें अब एक अनुसूचित जाति से निषाद समाज का भी, मल्लाह जाति का भी नाम, जिसको लेकर के मुकेश सहनी इसकी आवाज़ उठाते रहे हैं। अभी चुनाव के पहले जो उनकी शर्त है, जो आप मान रहे हैं, कोई ये पार्टी शर्त पूरा नहीं करेगी। कोई पूरा नहीं करेगी? कैसे पूरा करेगी? अभी कोई आश्वासन, भरोसा विचार करने का दे सकती है। जी। आपने चर्चा की थी कभी कि अब तो मुकेश सहनी ये कह रहे हैं कि कोई यदि आश्वासन भी दे बिल्कुल। कि भाई हम निषाद समाज को आरक्षण की कोटि में शामिल करने का विचार करेंगे, तब भी हम उसके साथ हाथ मिला लेंगे। तो फिर अभी 24 घंटे का इंतजार कीजिए। मैं मानता हूं कि अभी तो प्रॉक्सिमिटी उनकी बढ़ रही थी एनडीए के तरफ, जिस एनडीए से वो अलग हुए थे। बीजेपी ने उनसे नाता तोड़ा था। परिषद में पिछले चुनाव को आप याद कीजिए, असेंबली चुनाव का, किस स्थिति में वो एनडीए के साथ आए। उनके विधायक भी बने, सारे विधायक टूट गए। खुद भी काउंसिल की उनकी सदस्यता समाप्त हुई, मंत्री पद गंवाना पड़ा, बंगला छोड़ना पड़ा। बंगला तो जब नहीं रहेंगे विधायक और परिषद के सदस्य नहीं रहेंगे तो बंगला कैसे रहेगा? तब भी कुछ दिन रहे थे बंगला में, इसलिए कि वो नीतीश कुमार से उनकी प्रॉक्सिमिटी थी। अब कुल मिलाजुलाकर ये बात सही है कि मुकेश सहनी ने एक अपनी पहचान बनाई है, अपनी स्वजातियों की लड़ाई लड़ी है, और इसको लेकर, जिसको आप सन ऑफ मल्लाह कहते हैं, एक इमेज बनाया था। और ये जो इमेज बनाया, इसी गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में उन्होंने एक बड़ी रैली की थी, और इसमें लोगों ने माना था उनकी सांगठनिक क्षमता को और उनके जात में जो उनकी स्वीकारता है, इसको लेकर। कुछ ऐसी कंस्टिट्यूएंसी है बिहार में जहाँ की मल्लाह जाति का, निषाद जाति का एक बहुत साइजेबल वोट है। खुद भी मुकेश सहनी चुनाव लड़े थे, 2 जगह से लड़े थे, दोनों जगह से हार गए। तो फिर सरकार में तब भी जगह मिली थी। अब वो खगड़िया से लड़ेंगे कि मुजफ्फरपुर से लड़ेंगे, एक तो सवाल ये है। कोई एक सीट बात बनती दिख रही है एनडीए में, बात बनती दिख रही है। लेकिन अब सब कुछ इन शर्तों पर देखिए। मैं मानता हूं कि बीजेपी की का जो रुख रवैया अभी है, हरियाणा उदाहरण आपके सामने है। 4 साल से वहां सरकार चल रही थी। अब दुष्यंत चौटाला ने सिर्फ 2 सीट की मांग की थी, बीजेपी नहीं तैयार हुई और नाता टूट गया। वो समर्थन वापस ले लिया और अब हालत हो गई कि उनकी खुद की पार्टी टूट गई। और वहाँ ठीक है कि अपनी स्ट्रेटजी के तहत, जाट वोट का डिवीज़न कराने की एक स्ट्रेटजी के तहत वहाँ, और जो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर थी वहाँ के चीफ मिनिस्टर के खट्टर के प्रति, तो वहाँ मुख्यमंत्री बदला गया। लेकिन आपने देखा सहयोगी दल के प्रति कितना कठोर रवैया है। बिहार में जो अभी चल रहा है, तो अभी तो बिहार में जो एनडीए में, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतनराम मांझी हो या मुकेश सहनी हो, सबको एक सीट मिलने की बात है। अभी सीट शेयरिंग की बात तो मुझे लगता है कि कल 3 बजे चुनाव आयोग लोकसभा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, चुनाव तारीखों की घोषणा होने जा रही है, आचार संहिता तब लागू हो जाएगी। उसके पहले सीट शेयरिंग तो फाइनल ही हो जाएगा।
तो जहाँ तक मुकेश सहनी की बात आपने की है, अब मुकेश सहनी यदि वही एक सीट पर समझौता करते हैं तो यहाँ बात बनेगी, कोई 2 सीट मिलने से रही। मांग करना, दावा करना एक अलग होती है, एक स्थिति यही है। अच्छा, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने भी अभी यहाँ पर कहा कि एनडीए से बात चल रही थी और कहा जा रहा था कि बात बन भी जाएगी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि पेंच फंस गया है अरुण जी, क्योंकि मुकेश सहनी ने भी अपनी नाराजगी व्यक्त की थी और साफ साफ कहा था कि अब गोलमोल बंद कमरे से में जो आश्वासन दिया जाता है उससे काम नहीं चलने वाला। देखिए, ये सब नाराजगी वगैरह की बात है ना, किसी को कोई किससे नाराज होगा? हमसे आप अपेक्षा कर रही हैं तो नाराज आप होंगी क्या? कौन बात के लिए नाराजगी होगी? ये राजनीति में ऐसे नहीं चलता है। राजनीति में एक परस्पर समझ, बराबर की समझदारी से बातें होती हैं। कोई किसी ने भरोसा दिया, अब उनको तो अभी इंडक्शन है एनडीए में लेना, तो किससे नाराज होंगे? खुद से नाराज हैं क्या? नहीं, बीजेपी आला कमान से नाराज होंगे। आला कमान से क्या नाराज होंगे? ये थोड़ा मुझे लगता है कि आप मुकेश सहनी को थोड़ा दूसरे अंदाज में आप परोस रही हैं। उन्होंने कह दिया गोलमोल आश्वासन। तो अब ये सब कहने भर की आश्वासन तो अभी कोई आप पहले तय कीजिए बिना शर्त, कोई आपको पहले तो यहाँ देखिए, आज की तारीख में लोकसभा का जो चुनाव होने जा रहा है वो नरेंद्र मोदी के नाम, चेहरे और काम पर चुनाव होना है। और एक अभी एक परसेप्शन बना है कि एनडीए का पूरे देश भर में अपर हैंड है, एक 400 के पार, और फिर मोदी सरकार, ये लक्ष्य उसके सामने है। विपक्ष तो अभी तक कोई न उसके सामने नेता है, न कोई कार्य योजना बनी है। और अभी सीट शेयरिंग भी, जिसको आप कहेंगे कि वहाँ पाने, बीजेपी ने तो 2 सूची भी जारी कर दी है। और अब बिहार में सभी लोग, 40 लोकसभा सीट वाले बिहार में 39 सीट न है एनडीए के पास जीता हुआ। तो यहाँ बंटवारा क्या करना है? 1 सीट ही बची है जो कांग्रेस के पास है, और उसमें जो नए पार्टनर्स आए हैं उनको एकोमोडेट करना है। उसमें मुकेश सहनी है, उपेंद्र, अगर आए मुकेश सहनी तो, हाँ तब है। तो इसलिए यहाँ कोई किस पर नाराजगी होगी? क्या किसी ने आमंत्रण दिया है क्या कि आप आइए मेरे साथ, आपके बगैर मेरा काम नहीं चलेगा? नाराजगी तब न होती है कि जो किसी से अपेक्षा हो और वो अपेक्षा पूरी होते न दिखे और उसमें कहीं धोखा हो। ऐसी कोई बात नहीं है। अभी जो लोग एनडीए के साथ आना चाह रहे हैं, ये बात सही है कि बीजेपी भी चाहती है, अपर हैंड होते हुए भी, कि एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में विभिन्न जाति समूह को साधे, और यदि 40 सीट जीतने का लक्ष्य है तो कोई एक कोना भी अछूता नहीं रहे। कोशिश में बीजेपी स्मॉलर ग्रुप से भी बात कर रही है, जो मुझे लगता है उनको भी अपने पाले में लाने की कोशिश हो रही है। इसलिए कोई नाराज हो गया, कोई अभी सीट शेयरिंग पर किससे बात हुई उनकी? बात तो हुई इनके लगातार किससे बात हुई? वही किससे बात हुई? अमित शाह से बात हुई, बीजेपी नड्डा से बात हुई, कोई नीचे और क्या सम्राट चौधरी ने बात की? किससे बात? बीजेपी आला कमान से बात नहीं, आला कमान कौन होता है? आला कमान में क्या नरेंद्र मोदी से बात हुई? जी, ये कुछ बात ऐसी है, देखिए चर्चा ही बात सही है कि उन्होंने भरसक जो भाया मीडिया होता है, एनडीए से बात हो रही थी, लेकिन 1 सीट की बात थी कि वो तो अभी, अब जहाँ उन्होंने ये भी कहा कि सीट मेरे लिए मायने नहीं रखती है, हमें जो निषाद आरक्षण की बात करेगा, जो निषाद आरक्षण को स्वीकार करेगा, हमारा गठबंधन। वो क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन सीट यदि मायने नहीं रखती है तो फिर वो ये समझौता किस बात के लिए होगा? वही कंट्राडिक्शन। निषाद का आरक्षण तो खैर अभी मैं फिर कहता हूँ, कोई पार्टी अभी खासकर सियासी राजनीति में कोई किसी को भरोसा देना, बहुत सारे आश्वासन दिए जाते हैं पार्टी द्वारा, ये कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि खुद अब तो अभी जितनी पार्टियां हैं अभी सबको अपने भविष्य और एग्जिस्टेंस के लिए अभी संघर्ष कर रहे हैं। तो अभी मुकेश सहनी को भी अपनी मझधार, जिसको कहिए, खुद नाव है उनका चुनाव चिन्ह, वो अपने नाव पर होंगे, फिर उस नाव को किनारे लगना है। अभी उनकी स्थिति ऐसी है, तो पहले अब तो उन्हें तय करना है। बिहार में तो राजनीति के 2 किनारे हैं, एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ लालू प्रसाद हैं। जो लोग इस किनारे से चूक जाएंगे वो इधर आएंगे। अब लालू जी के यहाँ तो अभी बांटने के लिए 39 सीटें हैं, 1 सीट सिटिंग है, तो वहाँ तो ऑफर है। देखिए वहाँ पशुपति पारस को भी ऑफर है, मुकेश सहनी भी वहाँ कुछ सीट भी ज़्यादा स्कोप है। जी। अभी इंतजार कर लीजिए, 2 दिन में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अब कोई सौदेबाजी, कोई नाराजगी, ऐसी कोई बातें जो राजनीति में होती है ना, हम मीडिया वालों के लिए सिर्फ परोसने भर की बात। अच्छा, ये भी एक सवाल है जो जहन में आ रहा है कि अगर इंडिया की तरफ आते हैं मुकेश सहनी, तो कितनी सीटें मुकेश सहनी को इंडिया गठबंधन या फिर महागठबंधन में मिल सकती है, और कितना लाभदायक होगा मुकेश सहनी का इंडिया में आ जाना?
अब देखिए ये तो जो लालू जी का वोट बैंक है ना, एम तो उनके पास है ही, माई भी है, अब तो बाप माई भी है। अभी एक चुनाव हुआ था, उपचुनाव जी, मुजफ्फरपुर में कंस्टिट्यूंसी में, हाँ। मुकेश सहनी वहाँ पूर्णी में कितना मैटर किए, उनके कैंडिडेट के रहने से किसको बिगड़ा, कौन जीता। बिल्कुल जी, थोड़ा धरातल पर सरजमीन पर क्या स्थिति है देखिए। अब जमात की भी बात सोचनी होगी, जनता का क्या मूड है ये सोचना होगा। सोचना होगा। और जनता कुछ सोच रही हो और आप यदि पार्टी और नेता कुछ दूसरी लाइन लेता है तो जनता साथ नहीं होती है। जी, तो कुछ ये सब सरजमीन पर जो आज राजनीतिक देश की परिस्थिति है बिहार में, तो वही हमने कहा ना कि ये दो ही धारा है अभी। बिल्कुल। तो किसी को तय करना है कि अब लालू जी के साथ जाएंगे या फिर बीजेपी के साथ रहेंगे। तो इस स्थिति में मुकेश सहनी को इस पाले में आने के बाद कितना लाभ होगा वो तो वही बता सकते हैं, उनके भविष्य वक्ता हम हैं नहीं। जी, जी, जी। और उनके उस राजनीति को वो कितना ऐड करेंगे। देखिए ये लोग तो एडिंग एलिमेंट न है, एक जात समूह, कोई एक जात के आधार पर कोई मूल बेस नहीं है कि उसके आधार पर कोई राजनीति में शिखर पर पहुंच सकता है। तब तो लालू जी के पास एम है, लोकसभा के पिछले चुनाव में खाता नहीं खुला था, बिल्कुल नहीं खुला था जी। 30% से अधिक वोट हैं आज भी। और जो नया जातीय समीकरण आया 14.5% सर्वाधिक यादव जात के, 17-18% मुसलमान हैं। जी, जी, जी। तो इसलिए लालू प्रसाद के पास आकर्षण का कारण ही है, लोग उनके पास जा रहे हैं। आज बिहार में कांग्रेस हो, वाम दल हो, लालू प्रसाद का नेतृत्व, राजद का नेतृत्व स्वीकार किया, उसका कारण इधर है। और ठीक यही हालत इधर भी है, यहाँ बीजेपी का नेतृत्व है। तो इन चीज़ों को स्मॉलर ग्रुप्स जो होता है ना, वो बार्गेन करना अलग चीज़ होती है, ठीक है। लेकिन लाभ हानि तो अब उन्हें तय करना है कि किसके साथ जाने में उनकी नाव पार लगेगी, ये उन्हें तय करना है। लेकिन आपका आकलन क्या बताता है अरुण जी, आपको क्या लगता है किसके हक में आज फैसला ले लेंगे? नहीं, ये मुझे कहना मुनासिब नहीं होगा। ये किसी पार्टी को क्या करना चाहिए, ये मीडिया को इससे बचना चाहिए। खुद को फैसला लेने दीजिए, हर को अपना अपने भविष्य की चिंता होती है और किसके साथ जाने में लाभ हो। क्योंकि अंदर में बहुत तरह की खबरें चल रही हैं, आपके पास भी खबरें आई होंगी, क्या लगता है कहां पर ज्यादा बातचीत हो चुकी है, कहां से लगता है कि डील? तो अभी पूरी चर्चा आपने की कि वो एनडीए के तरफ मुखातिब थे, फिर नाराजगी भी व्यक्त की, किस पर नाराजगी व्यक्त की? मुझे कहा कि गोलमोल बातें। देखिए ये सब बात वो क्या कंक्रीट चाहते हैं। एक बात तो आपने कही, उनकी शर्त है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई पार्टी, अभी आप याद कीजिए वहाँ मराठा का आरक्षण की बात हो रही, कई राज्यों में इस तरह से गुर्जर के आरक्षण की बात हो रही है। तो अभी कोई सरकार इस तरह का कोई उलझाव वाली बात, विवाद वाली बात में कोई पार्टी पड़ेगी क्या? इसलिए वो फिर मुकेश सहनी के संदर्भ में जो आपका सवाल है, ये उन्हीं को उनके किसमें हित होगी, रक्षा होगी, उन्हें तय करने दीजिए। फिर कहाँ बात बनती है देखने वाली। तो एक सीट के लिए यहाँ अभी लाले पड़े हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। एनडीए में, हाँ एनडीए में, और उधर फिर कुछ ज़्यादा सीट मिलेगी तो उन्हें देखना है कि नहीं मिलेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए इस पर मुझे लगता है कि मुझे कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। लेकिन आपको बता दें कि अभी आरएलजेपी यानी कि पशुपति पारस के प्रवक्ता है, उनका बड़ा बयान आ गया अरुण जी। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि बीजेपी ने हमारे साथ अन्याय किया है, हमारे साथ बेईमानी हुई है। यानी कि अभी नाराजगी जो है वो अभी से ही दिखने लगी है एनडीए में। अब देखिए एनडीए में ये नाराजगी नहीं देखी है, ये पारस की नाराजगी है। अब वो तो चिराग ने कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज है, बाजी मार ली। फिर देखिए कोई इंडिविजुअल लीडर्स के बारे में, अब वो एक सीट तो क्या उनके लिए भी दूसरा एक सीट की बात बन गई क्या? इन सारे लोगों को एक एक सीट मिलने जा रही है। अभी नाराजगी वाली बात कही, अपेक्षा पूरी नहीं हुई, उसी तरह से पारस की अपेक्षा पूरी नहीं हुई। और अब याद होगा पार्टी टूटी रामविलास जी के नहीं रहने के बाद, पहले भतीजा से विवाद हुआ, पूरी पार्टी तो पारस जी के साथ चली गई थी, 5 MP उनके साथ थे। अब वो यहाँ तक कि चुनाव चिन्ह तक समाप्त हो गया कि चचा भतीजे के झगड़े में। अब चिराग ने बाजी मार ली है, वो चर्चा है कि 4 सीट 5 सीट उसे मिल गई। अब तो चर्चा है। तो अब चिराग के लिए, ये पारस जी के लिए रास्ता क्या बचा है जी? या तो वहाँ जो ऑफर है, एक बात मैंने आपसे कही थी कि यदि हाजीपुर को लेकर चिराग की बात बन गई तो पारस की चिंता बीजेपी करेगी। बिल्कुल। लेकिन यदि पारस नहीं तैयार होंगे तो उनकी राह अलग होगी।
राह अलग होगी और आज संकेत भी मिल गया। नहीं ऑफर भी देखा मैंने अभी जी। महागठबंधन की तरफ से, राजद की तरफ से ऑफर भी। तो राजद तो चाहेगा ही ना कि एनडीए में अनरेस्ट हो, इस सिचुएशन का लाभ उठाया जाए। और अनरेस्ट तो अभी से ही दिखना शुरू हो गया, यानी कि चुनाव से पहले ही एनडीए में भीतर बड़ी खटपट दिखाई दे रही है। देखिए ये खटपट तो अभी हरियाणा में खटपट आपने नहीं देखा, बिहार में भी खटपट है। सुपड़ा साफ कैसे होगा, 40 में से 40 कैसे होगा अगर यही स्थिति बनी रही अरुण जी? अभी तो कुछ जनता पर भी छोड़िए ना, अभी तो ये पार्टी और नेता का ना खेल है, अभी अंततः जनता को तय करना है। बिल्कुल। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। देखना ये भी होगा कि आखिर मुकेश सैनी किसके हक में फैसला लेते हैं। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।